प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का राजकीय कन्या महाविद्यालय करौली के यूट्यूब चैनल पर स्वागत। बीए तृतीय वर्ष राजनीति विज्ञान विषय के प्रथम प्रश्न पत्र पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन के अंतर्गत अरस्तू के राजनीतिक चिंतन पर हम बात करने जा रहे हैं। और अरस्तू के राजनीतिक चिंतन में न्याय की अवधारणा, न्याय की संकल्पना अर्थात अरस्तू न्याय को किस रूप में परिभाषित करता है, न्याय की किस प्रकार व्याख्या करता है, आदि बातों पर आज के इस कक्षा में हम चर्चा करेंगे। मैं रितेश जैन, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, आप सभी से पुनः आग्रह कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। यूनानी चिंतन परंपरा में प्लेटो ने भी न्याय को परिभाषित किया और प्लेटो ने न्याय को व्यक्ति के कार्यों के रूप में देखा, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति द्वारा अपने निर्धारित कर्तव्यों का निर्वहन करना ही न्याय के रूप में परिभाषित प्लेटो द्वारा किया गया। प्लेटो के शिष्य अरस्तू ने न्याय को सद्गुण के साथ साथ समाज में कानून और समानता के रूप में भी परिभाषित किया, अर्थात अरस्तू ने न्याय को स्वस्थ राजनीतिक समाज के लिए, स्वस्थ राजनीतिक जीवन के लिए एवं कल्याणकारी राज्य के लिए एक आवश्यक सद्गुण के रूप में माना है और यह न्याय व्यक्ति के आचरण में अभिव्यक्त होता है। तो इस प्रकार अरस्तू की न्याय की अवधारणा प्लेटो की न्याय की अवधारणा से ज़्यादा व्यापक है। अरस्तू ने अपने ग्रंथ पॉलिटिक्स में न्याय शब्द की व्याख्या की है और उसने न्याय के दो प्रकारों का वर्णन किया है, पूर्ण न्याय अर्थात सामान्य न्याय और दूसरा है विशिष्ट अथवा विशेष न्याय। पूर्ण न्याय से तात्पर्य यहाँ अरस्तू का संपूर्ण अच्छाई से है, अर्थात यह व्यक्ति के आचरण में पाए जाने वाला एक संपूर्ण अच्छाई अथवा सद्गुण है जो कि उसके आचरण में, व्यवहार में अभिव्यक्त होता है। इसका तात्पर्य यह है कि इससे युक्त व्यक्ति अपनी अच्छाई एवं सद्व्यवहार का न केवल अभ्यास करता है बल्कि दूसरों के साथ भी इसका वह प्रयोग करता है। तो इस रूप में हम देखें कि व्यक्ति जब इन सद्गुणों का अपने आचरण में प्रयोग करे तो वह सामान्य न्याय या पूर्ण न्याय के रूप में देखता है। दूसरे न्याय के प्रकार के रूप में अरस्तू ने विशिष्ट अथवा विशेष न्याय की बात कही है। विशिष्ट न्याय को अरस्तू सामान्य न्याय का ही एक अंग के रूप में भी देखता है, परंतु इसकी उपस्थिति जो है मनुष्य के अन्य लोगों के साथ उचित एवं सामान्य व्यवहार करने की प्रेरणा देती है। विशिष्ट न्याय के अंतर्गत अरस्तू ने ये माना है कि व्यक्ति अपने लिए निर्धारित श्रेष्ठ कानूनों का समुचित पालन। विशिष्ट या विशेष न्याय से तात्पर्य अरस्तू का यह है कि व्यक्ति का व्यवहार दूसरे व्यक्तियों के साथ किस प्रकार निर्धारित होता है, निश्चित होता है, अर्थात यह कानून का क्षेत्र है। विशिष्ट न्याय से तात्पर्य अरस्तू कहता है कि यथार्थ जगत में विभिन्न प्रकार की शासन व्यवस्था वाले राज्य पाए जाते हैं और अरस्तू के अनुसार किसी राज्य विशेष में पाए जाने वाले विशिष्ट न्याय का आधार उस राज्य का संविधान होता है। अतः संविधान के अनुसार ही किसी भी राज्य में विशिष्ट न्याय की व्यवस्था पाई जाती है। संविधान में जिस प्रकार की शासन प्रणाली स्वीकार की जाती है उसी शासन प्रणाली के अनुरूप व्यक्ति के अधिकार, कर्तव्य, दायित्व निर्धारित किए जाते हैं और यह उस राज्य में न्याय के स्वरूप को निर्धारित करने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करते हैं। अरस्तू ने विशिष्ट न्याय को भी दो उपभागों में, दो रूपों में विभाजित किया है, जिसके अंतर्गत प्रथम प्रकार है वितरणात्मक न्याय अर्थात डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, वितरण। अरस्तू का यह मानना है कि राज्य द्वारा अपने नागरिकों के बीच पद, पुरस्कार, सम्मान आदि का वितरण किया जाता है और राज्य द्वारा किया गया यह वितरण किस आधार पर किया जाए तो अरस्तू ये मानता है कि राज्य इन पद, सम्मान और पुरस्कार आदि का वितरण योग्यता व क्षमता के अनुसार, अर्थात जिस
अनुपात में जिस नागरिक द्वारा अपनी योग्यता व क्षमता के अनुसार राज्य की सेवा की जाती है, उसी अनुपात में उस राज्य द्वारा अपने नागरिकों को पद, सम्मान एवं पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। इसे आनुपातिक वितरण भी कहा जा सकता है, प्रोपोर्शनेट डिस्ट्रीब्यूशन भी कहा जा सकता है। और इस प्रकार के वितरण में का आधार राज्य के लाभों का वितरण सभी नागरिकों में आनुपातिक समानता को स्वीकार करता है। अर्थात यह इस सिद्धांत को स्वीकार नहीं करता कि सभी को समान रूप से वितरण कर दिया जाए, अपितु वह वितरण का आधार यह निर्धारित करता है कि नागरिकों द्वारा राज्य की जो सेवा की जाती है, राज्य के जो आदेशों की पालना की जाती है, या राज्य को जो लाभ प्रदान किए जाते हैं, उसी अनुपात में राज्य भी अपने नागरिकों को इन पद, पुरस्कार एवं सम्मानों का वितरण करता है। और वितरण करते समय वह उस व्यक्ति की योग्यता एवं क्षमता का भी ध्यान में रखते हुए, तो यहाँ हमें आनुपातिक समानता देखने को मिलती है। साथ ही अरस्तु का दूसरा विशिष्ट न्याय का जो दूसरा प्रकार है वो है सुधारात्मक न्याय, रिफॉर्मेटिव जस्टिस। अर्थात इस प्रकार के न्याय के अंतर्गत अरस्तु का ये मानना है कि राज्य अपने कानून के माध्यम से व्यक्तियों के व्यवहार का संशोधन करता है, सुधार करता है, परिष्कार करता है। तो सुधारात्मक न्याय क्या है, इसकी हम बात करें। अरस्तु ने अपने न्याय सिद्धांत में सुधारात्मक रिफॉर्मेटिव जस्टिस के अंतर्गत यह बताया है कि नागरिकों के आपसी संबंधों को किस प्रकार नियंत्रित किया जाए। संशोधनात्मक न्याय का उद्देश्य भी यही है कि प्रत्येक नागरिक अपने अधिकारों की पालना इस प्रकार से करे जिससे दूसरे नागरिकों के अधिकारों का उल्लंघन ना हो। अर्थात प्रत्येक नागरिक के अधिकारों की अन्य नागरिकों से रक्षा करना। इस न्याय का आधार नागरिकों के बीच पाई जाने वाली समानता है। संशोधनात्मक न्याय के अंतर्गत दीवानी तथा फौजदारी मुकदमे आते हैं। सुधारात्मक न्याय को हम दो भागों में पुनः विभाजित कर सकते हैं, ऐच्छिक और अनैच्छिक। ऐच्छिक से तात्पर्य यह है कि हम अगर किसी दूसरे व्यक्ति के साथ अपनी इच्छा से व्यवहार करते हैं, अर्थात उसके साथ कोई समझौता करते हैं, कोई संविदा करते हैं, कोई साझेदारी करते हैं, तो इन दो पक्षों के बीच में जो साझेदारी, समझौता या संविदा, कॉन्ट्रैक्ट जो किया गया है, वो दोनों पक्ष उस समझौते की शर्तों से बाध्य होते हैं, पालन करने के लिए बाध्य होते हैं। अगर इन दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष द्वारा उस समझौते की शर्तों का उल्लंघन किया जाए और जिसके परिणाम स्वरूप एक पक्ष को हानि उठानी पड़े, तो उस हानि की क्षतिपूर्ति जो है वह राज्य अपने कानूनों के माध्यम से उस समझौतों को तोड़ने वाले व्यक्ति के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई करके, आवश्यक कानूनों को लागू करके उसे न्याय की पालना हेतु बाध्य कर सकता है। तो इस रूप में सुधारात्मक न्याय का एक प्रकार ऐच्छिक भी है, और जिसमें हम आमतौर पर दीवानी मामले जो होते हैं, सिविल जो मैटर्स आते हैं, लेन देन से संबंधित है, उधार से संबंधित है, आदि ये मामले इसमें इस क्षेत्र में आते हैं। दूसरा है अनैच्छिक, जिसमें हम देखें कि अपनी इच्छा से नहीं, तो इसमें अरस्तु ये कहता है कि अगर एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति के विरुद्ध कोई अपराध किया जाता है, जब समाज में जब व्यक्ति रहते हैं तो एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति के विरुद्ध अपराध किया जाता है, उसके अधिकारों को नुकसान पहुंचाया जाता है, उसकी गरिमा का नुकसान पहुंचाया जाता है, चाहे चोरी है, हिंसा है, लूटपाट है आदि इस प्रकार के अपराध जब एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति के विरुद्ध किए जाए, धोखा किया जाए, मारपीट, चोरी, डकैती, हत्या आदि से संबंधित अपराध जब किए जाते हैं, तो राज्य के न्यायालय उस अपराधी को दंडित करके न्याय की स्थापना करते हैं। और इस प्रकार के न्याय का संबंध फौजदारी मुकदमों से होता है। तो अरस्तु ने यहाँ अपने सुधारात्मक न्याय के अंतर्गत ऐच्छिक संशोधनात्मक न्याय और अनैच्छिक संशोधनात्मक न्याय की चर्चा करके इसे काफ़ी सूक्ष्म रूप में परिभाषित भी। हम यहाँ अरस्तु के न्याय सिद्धांत की उसके गुरु प्लेटो के न्याय सिद्धांत से परस्पर तुलना करें। कंपेरिजन बिटवीन प्लेटोज जस्टिस थ्योरी एंड अरिस्टोटल्स जस्टिस थ्योरी। तो हम देखें दोनों ही विचारक न्याय के द्वारा राज्य में एक एकता एवं स्थायित्व प्राप्त करना चाहते हैं, राज्य में नैतिक जीवन की स्थापना करना चाहते हैं। हम देखें कि प्लेटो ने आदर्श राज्य में, जो कि उसका एक महत्वपूर्ण उद्देश्य भी है प्लेटो का,
तो प्लेटो ने अपने आदर्श राज्य में न्याय के सिद्धांत पर अत्यधिक बल दिया है और अरस्तु ने भी आदर्श राज्य के संदर्भ में पूर्ण न्याय का विचार दिया है। परंतु इस समानता के साथ ही इन दोनों की न्याय की अवधारणा में हमें बड़ा ही आधारभूत अंतर देखने को मिलता है, बेसिक डिफरेंस देखने को मिलता है। और वो क्या है? देखिए, अरस्तु और प्लेटो की न्याय की अवधारणा में पहला अंतर है कर्तव्य व अधिकार का अंतर। यहाँ अरस्तु प्लेटो जो है, प्लेटो न्याय को एक कर्तव्य के रूप में देखता है, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति के निर्धारित कर्तव्यों की पालना ही न्याय, जबकि अरस्तु न्याय को किस रूप में देख रहा है? अधिकार के रूप में देख रहा है। तो यहाँ हमें कर्तव्य और अधिकार का जो अंतर है प्लेटो और अरस्तु के न्याय के चिंतन में देखने को मिलता है। न्याय के प्रकारों में अंतर। अरस्तु ने न्याय को एक ही प्रकार में अर्थात उसे नैतिक गुण के रूप में, सर्वोच्च सद्गुण के रूप में परिभाषित किया है, जबकि अरस्तु अपने न्याय सिद्धांत में, अपनी न्याय की अवधारणा में न्याय को सुधारात्मक एवं विशिष्ट न्याय के रूप में परिभाषित करता है। तो इस प्रकार यहाँ अरस्तु ने न्याय को और ज़्यादा डिफाइन किया है और ज़्यादा इसे कई भागों में विभाजित किया है। तीसरा हम बात करें कि अरस्तु और प्लेटो के न्याय में हमें एक अंतर ये भी देखने को मिलता है कि जहाँ प्लेटो न्याय को एक मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक मान्यताओं पर आधारित मानता है, वहीं अरस्तु जो है वह न्याय की अवधारणा को कानून के साथ जोड़ता है और कहता है कि कानून का पालन करना ही न्याय है। राज्य की एकता की प्रकृति में अंतर कि प्लेटो अपने इस न्याय सिद्धांत को लागू करने के लिए समाज को 3 भागों में बांट देता है। वहीं अरस्तु ने अपने न्याय की संकल्पना में आनुपातिक समानता की जो बात कही है, कानून के शासन की जो बात कही है, विधि को सबके लिए समानता की जो बात कही है, वहाँ हमें प्लेटो की तुलना में ज़्यादा समानता देखने को मिलती है। तो इस प्रकार प्लेटो और अरस्तु के न्याय सिद्धांत की परस्पर तुलना करने पर हम पाते हैं कि प्लेटो ने अपनी रिपब्लिक में न्याय को एक महत्वपूर्ण आधारशिला के रूप में, राज्य की महत्वपूर्ण आधारशिला के रूप में परिभाषित किया है और वह इसे राज्य के लिए सबसे आवश्यक तत्व भी मानता है। जबकि वही देखें कि अरस्तु ने इसे कानून के साथ जोड़ करके इसके विकास में अपना योगदान दिया है। अरस्तु की वितरणात्मक न्याय की धारणा के कुछ अंशों को हम आधुनिक युग में भी उसके महत्व को स्वीकार कर सकते हैं और उसका हम पालन भी मानते भी हैं। उसकी यह मान्यता उचित है, अरस्तु का ये मानना सही है कि राज्य के जो पद हैं वो सभी नागरिकों के लिए खुले रखे जाने चाहिए। अर्थात हम देख रहे हैं कि यहाँ अवसर की समानता की बात की जा रही है, इक्वलिटी फॉर अपॉर्चुनिटी टू ऑल, सबके लिए समान अवसर मिलने चाहिए। फिर यह देखना चाहिए कि क्षमता अथवा योग्यता है या नहीं, अर्थात राज्य से प्राप्त होने वाले जो लाभ हैं, पद हैं, पुरस्कार हैं, उन्हें समाज में नागरिकों की जो बहुसंख्या है, नागरिकों की अत्यधिक संख्या जो है, उनमें किस प्रकार विभाजित किया जाए। तो यहाँ अरस्तु विभाजित करने के लिए एक उचित आधार किसको निर्धारित करता है? आनुपातिक वितरणात्मक न्याय। आनुपातिक कि जिस व्यक्ति द्वारा जिस अनुपात में राज्य की सेवा की जाए, उसी अनुपात में उसे क्या प्रदान किए जाए? पद, पुरस्कार, सम्मान प्रदान किए जाए। तो यह बड़ा तार्किक आधार उसने हमारे सामने पेश किया और इसके परिणाम स्वरूप हम देखें कि राज्य में हमें एक बहुत फायदा, जो लाभ प्राप्त हो रहा है वो ये है कि उस राज्य में राजनीतिक स्थायित्व प्राप्त होता है। क्यों? क्योंकि अगर यह वितरण का आधार उचित है, तार्किक है, तो इसे सभी के द्वारा स्वीकार किया जाएगा, सभी के द्वारा इसका पालन किया जाएगा और इससे राज्य में एक स्थायित्व प्राप्त होगा। तो इस प्रकार अरस्तु अपने राज्य में कानून की समानता, इक्वलिटी ऑफ लॉ फॉर ऑल, सभी के लिए कानून की समानता का समर्थन कर रहा है, जो कि आज वर्तमान में भी लोकतांत्रिक राज्यों का एक प्रमुख आधार भी है। तो यहाँ अरस्तु की न्याय की संकल्पना महत्वपूर्ण संकल्पना है और वर्तमान समय में हम देखें कि लोक कल्याणकारी राज्य के लिए न्याय को समाज राज्य के एक महत्वपूर्ण आधार के रूप में भी स्वीकार किया जाता है। और जब हम देखें कि वर्तमान में न्याय की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक प्रकारों के ऊपर जब चर्चा करते हैं तो वहाँ हमें अरस्तु का मार्गदर्शन पूरी तरह से प्राप्त तो नहीं हो पाता, परंतु राजनीतिक क्षेत्र में न्याय की जो बात है, उस राजनीतिक क्षेत्र की न्याय की बात हमें अरस्तु के राजनीतिक चिंतन में प्राप्त होती है। धन्यवाद।
आपने वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।